नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज कल बिहार में एकदम वैकेंसी की बहार है और उस वैकेंसी की बहार में एक और वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट जानेंगे। पूरा जूनियर से लेकर के टीजीटी पीजीटी के बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे, सैलरी तक का सब कुछ, जो कुछ भी इसमें पॉइंट वाइज बनता है, एक एक पॉइंट हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जो बदलाव किए गए हैं उस पर भी हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे, ताकि आप लोग बिना किसी कमेंट किए हुए आप सारी जानकारी जान लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन साथियों। तो मित्रों, आजकल जो ये वैकेंसी का बहार आया हुआ है बिहार में, तो इसी बहार में एक और वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो इसमें 3 तरह की वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाला जो कि वैकेंसी का पहला जो था फेज, उस फेज में इन्होंने जूनियर की वैकेंसी नहीं निकाली थी। जो जूनियर की थी भी उसमें केवल बिहार वाले ही एलिजिबल थे, बाकी अदर स्टेट वाले नहीं थे। लेकिन प्राइमरी में और टीजीटी पीजीटी में अदर स्टेट वालों को भी एलिजिबल किया गया था, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो अदर स्टेट वाले केवल और केवल प्राइमरी में ही जा पाए थे, टीजीटी पीजीटी में नहीं जा पाए थे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ये टेट यानी कि सेकेंडरी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्होंने लागू कर दिया था, जो कि अदर स्टेट वालों ने दिया नहीं था। तो इस तरह से वो उससे बाहर हो गए थे। ऐसा ही कुछ परिवर्तन अब फिर से इन्होंने किया है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बात को हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अगर ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और शॉर्ट में सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं साथियों। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस सेशन साथियों। मित्रों, ये जो बिहार की वैकेंसी है, ये टीचर की स्पेशल वैकेंसी, इसमें टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा जूनियर यानी कि 6 से लेकर के 12th तक की वैकेंसी आई हुई है। इसमें 6 से 8 तक की सीटें जो होती हैं, या इस वर्ग को कहें तो बिहार में जो कहा जाता है वहां पे मध्य विद्यालय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जूनियर इसी को कहा जाता है, तो या इसी को माध्यमिक कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप बिहार में देखेंगे तो यह मध्य विद्यालय कहा जाता है। इसमें 6 से लेकर के 8 तक के क्लासेस को शामिल किया जाता है। तो इस वाले वैकेंसी में हम लोग पहले देखते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो वैकेंसी है, इस पर क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं और क्या कुछ योग्यताएं रखी गई हैं और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कुल सीटें कितनी हैं। इन सारी बातों को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट करके हुए देखते हुए चलते हैं साथियों। तो मित्रों, यहाँ पे देखिएगा कि मध्य विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 8 तक होता है, इसमें यदि आप देखेंगे तो कुल पदों की संख्या जो है वह 31,982 है। आपको पुनः यहाँ पे हम अवगत करा दें कि कुछ एक वीडियो YouTube पर वायरल हो चुके हैं जिसमें 16,000 करके पद दिखाए जा रहे हैं। वो पद पूरी तरह से जो दिखाया जा रहा है वो फेक वीडियो है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो जूनियर में वह 31,982 पदों की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है साथियों, अब आगे हम देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। इसमें योग्यता जो होनी चाहिए वह पहली योग्यता इसमें निर्धारित किया गया है कि जो अभ्यर्थी हो वह भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक हो, ना कि स्पेशल केवल बिहार का नागरिक हो। अगर भारत का नागरिक कर दिया गया तो इसमें पूरे भारत का अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हो गया है। इसके बाद आगे अगर हम देखें कि अगली योग्यता क्या है, तो नेक्स्ट जो योग्यता होगी इसमें मांगा गया है कि आप स्नातक में जो होंगे वह 50% पाए हुए हों। बाकी जो छूट के आधार पे वहां पे जो छूटें मिलती हैं उस आधार पे आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, लेकिन मिनिमम जो आपका जो जनरल हैं उनको 50% पाना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। ठीक है, ग्रेजुएशन में उनका 50% हो, उसके साथ ही साथ
वह बीएड किए हों या बीटीसी या डीएलएड जिसको कहते हैं वो भी किए हुए हों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपीयरिंग नहीं मांगा है, यहां पे आपको ये चीजें डिग्रियां ये आपके पास हो चुकी हों। इसके अलावा देखिएगा, सीटेट हो आपके पास या बीटेट हो, यानी कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या बिहार की टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। बिहार की टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट ये दोनों का ही पेपर 2, दोनों में ही, चाहे सीटेट का है तो उसका सेकंड पेपर और या बिहार का टेट है तो उसका सेकंड पेपर आप पास होने चाहिए, ना कि अपीयरिंग में होने चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट आना चाहिए, आपके पास पासिंग का जो एक मार्क होता है या आपके पास पासिंग का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। आगे देखिएगा कि इसमें पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत से लोगों में तरह तरह के जो है एक कहते हैं, जैसे कहते हैं भ्रम होना, उस तरह से भ्रमित है। इसको हम यहां पर पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं साफ साफ शब्दों में, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पे जो योग्यता की बात कही गई है, पासिंग मार्क की बात कही गई है, इसमें कहा गया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे अदर स्टेट वाले हैं या उस स्टेट के जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये जो होंगे उनको कम से कम 60% मार्क पाना अनिवार्य है। 60% मार्क पाना अनिवार्य है। 60% अगर आप देखेंगे तो टेट सीटेट में जो ये पेपर होता है उसमें कम से कम 90 नंबर आपका पाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे अगर बात करें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या महिला अभ्यर्थी, अगर से पिछड़ा वर्ग कोई हो या अति पिछड़ा वर्ग कोई हो या महिला अभ्यर्थी हो, महिला अभ्यर्थियों पे यहाँ पे फिर से ध्यान दिलाते हैं कि चाहे वह बिहार की हो या महिला तो वह अदर स्टेट की भी होगी कि अदर स्टेट की हो, तो महिला अभ्यर्थी में वह दोनों आ जाती है। तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग हो अति पिछड़ा वर्ग हो, इसके चाहे पिछड़ा वर्ग का पुरुष हो महिला हो दोनों का, और अति पिछड़ा वर्ग का पुरुष हो महिला हो दोनों का, और महिला वर्ग अभ्यर्थी, महिला वर्ग अभ्यर्थी यहाँ पे विशेष तौर पे दिया गया है। तो महिला वर्ग अभ्यर्थी कोई भी हो उसका भी मार्क जो होना चाहिए 55% ही होना चाहिए। 55% मिनिमम मार्क जरूर होना चाहिए। 55% की बात करें तो 82.5 के आसपास में आपका मार्क आता है। ठीक है, तो इतना मार्क्स आपके पास होना चाहिए टेट या जो है सीटेट में, बिहार टेट या सेंट्रल के टेट में इतना होना चाहिए, पेपर 2 में, ना कि पेपर 1 में, प्राइमरी वाले में नहीं, जूनियर वाले में। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद एससी एसटी और विकलांग की अगर बात करते हैं तो इनके पास 50% अंक होना चाहिए। 50% अगर अंक हैं वह अभ्यर्थी अगर से एससी है या एसटी है या किसी तरह से विकलांग है तो वह पात्र होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा साथियों। इसके बाद आगे बताते हैं अधिकतम आयु की बात अगर हम करें तो अधिकतम आयु में सामान्य पुरुष की अगर बात करते हैं तो उसकी आयु जो होगी अधिकतम 37 वर्ष है, और सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य तौर पे महिला की जो होगी वो आयु 40 वर्ष होगी। बाकी छूट जो मिलता है बिहार में वो आप अप्लाई कर सकते हैं 2-3 साल की। इसके बाद अगर विषय की बात करें कि जूनियर में कौन कौन से विषय के यहाँ पर हम लोगों को पेपर देने को मिलेंगे या किस किस के विषय के जो है वैकेंसियां हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गणित और विज्ञान की एक तरह से एक सीट हो गई। इसके बाद यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की एक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे भाषा देख सकते हैं। 3 तरह के सीटें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि गणित और विज्ञान क्या 2 अलग हैं, तो नहीं। अगर से आपने बीएससी किया है, चाहे बीएससी आप बायो से हो चाहे मैथ से हो, आपको मैथ और विज्ञान दोनों ही सॉल्व करने को पड़ेंगे जूनियर के पेपर में। यानी कि जो जूनियर का पेपर आप भरेंगे वो साइंस वर्ग से भरेंगे और उसमें पेपर में आपको मैथ और विज्ञान दोनों ही आएगा, मैथ और साइंस दोनों ही आएगा। आगे अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान वालों की, तो सामाजिक विज्ञान वाले जो हैं उनको सोशल से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उससे वो बीए किए होंगे,
उनको क्या करना होगा, सोशल का सब्जेक्ट चुनना होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ते रहे हैं हाई स्कूल तक या 8th तक। तो इस तरह से इस सामाजिक विज्ञान का एक पद हो गया। इसके अलावा भाषा में अगर बात करते हैं तो चाहे अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, और वहाँ पे मगही वगैरह ये सब चलते रहते हैं, तो इस तरह से उर्दू भी है। तो इन सभी भाषाओं में यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप भाषा वाले जो पद हैं उस पर भरने के लिए योग्य होंगे साथियों। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको देख लिया कि आप गणित या विज्ञान वर्ग से होंगे, साइंस से हैं तो गणित विज्ञान से भरेंगे, आर्ट से हैं तो आपका क्या होगा, सोशल से भर सकते हैं। यदि आर्ट में यदि आप देखेंगे लैंग्वेज से हैं अगर आप, तो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, या फिर आपका उर्दू होता है, तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा। भोजपुरी तो मुझे लगता है कि नहीं है, भोजपुरी मुझे डाउट है, लेकिन आप देखिएगा भाषा में तो ये सभी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत वगैरह ये भाषा में आएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, भाषा के अंतर्गत आएंगे, तो भाषा में आप भर पाएंगे फॉर्म। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग एक को करके देखते हैं। मान लीजिए आप गणित और विज्ञान वर्ग से हैं, यानी कि साइंस वर्ग से हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन कैसे क्या बनेगा। साइंस वर्ग से अगर हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर से आप साइंस वर्ग से हैं तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा इनमें से कोई दो सब्जेक्ट का, कोई दो सब्जेक्ट, यानी कि इसमें से क्या होगा, कोई दो सब्जेक्ट होगा वह इसमें से, चाहे आप गणित हो या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, क्या चाहे गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हों। यदि इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो अब ये नहीं कि 2 साल 3 साल वाला मैटर नहीं, ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप इस फॉर्म को, यानी कि इस वाले वर्ग में, साइंस वर्ग में, आप गणित विज्ञान वर्ग में भरने के लिए योग्य होंगे। आगे अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में जो विषय कॉम्बिनेशन होगा, इसमें यदि आपने ग्रेजुएशन में, यानी कि जिसको कहते हैं बीए, जो करते हैं आर्ट बैकग्राउंड वाले, उनको कहें अगर, तो ये बीए में यदि आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य मनोविज्ञान, इन सभी में से किन्हीं दो सब्जेक्ट से आपने बीए किया है, तो यानी कि बीए में आपने इन सभी सब्जेक्ट में से कोई दो विषय आपने पढ़े हों तो आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले में आप फॉर्म फिल करेंगे। आगे बात करते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन में कोई भाषा लिया है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से यदि आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि कोई भी स्नातक में भाषा ली है तो इसमें से उस भाषा से आप परीक्षा देंगे। किसका, इसमें जूनियर वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो भाषा और ये सामाजिक विज्ञान, सोशल और जो विज्ञान वर्ग है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे हम चलते हैं कि देखते हैं अब इसमें परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा। एग्जाम पैटर्न जो होगा यहां पे अब की बार साथियों चेंजिंग किया गया है। पहले क्या था, जो अब से पहला वाला फेज उसमें एग्जाम किया गया, उस फेज में क्या हुआ था कि वहां पे 2 पालियों में एग्जाम लिया गया था। एक पाली में लैंग्वेज के टेस्ट लिया गया था और दूसरी पाली में आपका सब्जेक्ट नॉलेज लिया गया था। लेकिन अब की बार इसको समराइज करके एक पेपर बनाया गया है। आयोग ने इसको एक तरह से कहा जाए बहुत अच्छा किया स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, 2-2 दिन तक वहां पे रुकना पड़ता था, तो इस तरह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो आयोग ने इसको क्या किया, एक सब्जेक्ट में, एक ही पेपर में इसको कंबाइंड कर दिया गया। अब इसमें जो कंबाइन करके बनाया है ये पेपर, तो इस पेपर में आप देखेंगे कि आपका जो ये पेपर होगा केवल एक ही पेपर होगा, यानी कि एक पेपर केवल आपको देना होगा। और ये जो एक पेपर देना होगा, इस पेपर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में जो डिवाइड किया उसमें से
एक पार्ट इन्होंने भाषा का टेस्ट ले लिया, दूसरे में इन्होंने सामान्य ज्ञान का टेस्ट ले लिया, और तीसरे में जो आप का विषय होगा, विषय का मतलब यही कि आप चाहे गणित से होंगे या इधर सोशल से होंगे या इधर लैंग्वेज से होंगे, इनमें से जो आपका विषय कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उस विषय कॉम्बिनेशन से 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 80 क्वेश्चन उसके। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे देखेंगे आप कि ये जो भाषा है, भाषा में 30 प्रश्न आएंगे। पहले अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा आया करता था, अब इसमें क्या कर दिया गया, 30 प्रश्न कर दिया गया है, और 30 में भी 8 इंग्लिश के कर दिए गए हैं और 22 जो है हिंदी के कर दिए गए हैं। अब इस 8 और 30 मिलाकर के जो 30 क्वेश्चन हुआ, सॉरी 8 और 22 मिलाकर के जो 30 क्वेश्चन हुआ है, इस 30 क्वेश्चन में कम से कम आपको यहां पे 30 प्रश्न लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 30% प्रश्न लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद आगे देखिएगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का अगर जो आप देखेंगे तो इसमें 40 प्रश्न होगा, 40 क्वेश्चन इसमें हो गया, तो ये 40 क्वेश्चन इसका हो गया। इसके बाद विषय का अगर आप देखते हैं तो विषय में आपका हो जाएगा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी लाते हैं उसी से आपका मेरिट बनेगा। अब इसमें मेरिट देखिएगा, ये जो 30 क्वेश्चन है ये केवल पासिंग मार्क है, ये इससे आपका मेरिट नहीं काउंट होगा। मेरिट में जो आपका जोड़ा जाएगा वो सामान्य ज्ञान का नंबर और इसके अलावा विषय का नंबर। ये 40 क्वेश्चन और ये 80 क्वेश्चन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इस तरह से 8 4 12, इस तरह से 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जब मेरिट में आप आ जाएंगे तो मेरिट में आ जाने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद अब आपको वेतन मिलेगा, तो वेतन जो मिलेगा वैसे अगर आप उसमें देखेंगे तो वो मूल वेतन दिया गया, नोटिफिकेशन वाले वेतन को मत वो करिएगा कि इतना ही वेतन हम पाएंगे, वो मूल वेतन है। उसमें अगर भत्ता डीए ये सब जोड़ेंगे तो लगभग पहुंच जाएगा 49,000। इतना जान करके चलिएगा कि यूपी में जो भी टीचर वैकेंसियां जो आती हैं, टीचर जितना पाते हैं उससे कम में आपका वेतन वहां पे नहीं होगा, इतना मान करके चलिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, 49,000 के आसपास में लगभग इसके जो है ये टोटल अगर आप देखेंगे तो पेमेंट आपके बन जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं यहां पे टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो टीजीटी की बात अगर हम कर लें तो टीजीटी में जो पद हैं उसके लिए आपको योग्यता जो होगी वो होगी बीएड आप हों, और उसके साथ साथ बिहार एक टेट करवाता है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका पेपर फर्स्ट। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर फर्स्ट जो है उसको यदि आपने पास किया है तो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज सीटेट सेकंड पेपर से आप सोच रहे हो कि भरेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, जैसा कि दिल्ली एसएसबी और अदर एग्जाम में केबीएस वगैरह में होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यह जो सेकंड पेपर है इसका सीटेट का, उसको केवल और केवल ये इसी में मान्य करता है जूनियर में। तो इसके अलावा आगे देखिएगा योग्यता, अगर इसमें पीजीटी की बात करें तो इसमें भी आप बीएड हों और इसके अलावा एमए या एमएससी किए हों। जिस सब्जेक्ट से आप किए होंगे उसी सब्जेक्ट से आपको ये पेपर देना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ये दोनों कॉमन रहेंगे, भाषा और सामान्य ज्ञान, यानी कि 30 प्रश्न ये और 40 प्रश्न ये। इसके अलावा जो ये विषय का है 80 प्रश्न, तो 80 प्रश्न केवल और केवल आपका, मान लीजिए पीजीटी में है तो आप भूगोल से हैं तो आपको भूगोल से ही केवल 80 प्रश्न आएंगे, या और कोई सब्जेक्ट से हिंदी से है तो आपका उससे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है ये आता है। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो इसमें बीएड हो और आप एमए या एमएससी हो, और इसके साथ एस्टेट सेकेंड पेपर आप क्वालिफाई हो। एस्टेट मतलब क्या, ये जो है बिहार का सेकेंडरी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका सेकंड पेपर आप अगर पास हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब कुछ विशेष बातें बचती हैं साथियों, उस पर भी हम लोगों को चर्चा करना अनिवार्य है। विशेष बातों में यदि आप देखेंगे, जैसे कि यह जो फॉर्म फिलअप करना है उसमें कुछ सावधानियां बरतनी है। पहली सावधानी तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, और इसमें आपसे आईडी मांगा जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपका पैन कार्ड भी विकल्प होगा, और इसमें जो है पैन कार्ड के अलावा जो है आपका आधार कार्ड भी होगा। तो इसमें किसी भी अन्य को सिलेक्ट करने के बजाय आप आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। अदर को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो और पैसा आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड
से ही आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आधार कार्ड में जो नंबर लिंक हो वो आपका ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन के दौरान उस पर OTP जाएगा और अगर किसी दूसरे नंबर पे OTP होगा तो इस तरह से बाधित होगा, वो वेरिफिकेशन बाधा जो पहुँचेगी तो उससे आपको क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, किसी भी तरह से उनको बहाना मिलना चाहिए बाहर करने का। तो ऐसा गलती अगर होता है तो उसको बचाने का प्रयास करिएगा कि अगर अभी लिंक ना हो तो उसको लिंक करवा लीजिएगा। दूसरा, फोटो आपके पास 4-5 अभी से खिंचा करके रखिएगा, जो कि वहाँ पे होता है, वहाँ ज़रूरत लगती है। इसके बाद आप जब फॉर्म भरेंगे उसका आईडी और पासवर्ड बनेगा, वो आईडी पासवर्ड भी आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्म जब फिलअप करिएगा तो उसमें आईडी और पासवर्ड आप लिख करके रख लीजिएगा। इसके बाद जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, पूरा प्रिंट जो होगा उसका PDF भी आप ले लीजिएगा और इसके अलावा उसका आप हार्ड कॉपी भी निकलवा लीजिएगा। वह हार्ड कॉपी काउंसलिंग के दौरान वहाँ पर आपसे मांगा जा सकता है। तो इस तरह से इतनी कुछ सावधानियों को बरतते हुए ये फॉर्म फिलअप करिएगा साथियों। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब वहाँ पे आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, काउंसलिंग हो जाने के बाद अब जो आपकी स्टार्टिंग होती है ड्यूटी का टाइम, वह ड्यूटी जो होगा वह आने वाले 2 वर्षों तक आपका क्या होगा, प्रतीक्षा काल माना जाएगा। प्रतीक्षा काल का मतलब यह होता है कि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, जिस पद पर आप नियुक्त किए गए हैं उस लायक हैं कि नहीं हैं। अगर आप उस पद पर 2 वर्ष तक का अगर जो अवधि दिया गया है, उस 2 वर्ष के अवधि में आप अगर डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं और नहीं क्लियर किए जा सकते हैं तो उसमें फिर से आपको 1 वर्ष का और मौका दिया जाएगा कि आप इसे क्वालिफाई कर ले जाएं। तो इसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसके पहले का जो समय होगा वो परमानेंट आप नहीं रहेंगे, वह आप रहेंगे प्रतीक्षा काल के दौर में। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ भी नहीं समझ में आया है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम जरूर देंगे जवाब, और पर्सनली हम खुद जवाब देंगे। जो भी डाउट हो, किसी भी तरह से डाउट हो, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर से हम बता रहे हैं, इसमें अपीयरिंग वालों को बाहर किया गया है। अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके पास हर तरह की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि वो डिग्री का वहाँ पे PDF भी अपलोड करवा रहा है। तो इसलिए अपीयरिंग वालों को यहाँ पे अब की बार एलिजिबल नहीं किया गया है, अब की बार उनको बाहर किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। और इस चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ये सारी जानकारी पहुंचाने में जो है हमारी मदद करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।